आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है वो दिन जिसका हमें इतने टाइम से बहुत इंतजार था। हम जो हमारा चैप्टर कर रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, हमने पूरी प्रोसेस देख ली थी। मैंने आपको पूरा समझा भी दिया था कि किस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने आपको डेफिनेशन भी कंप्लीट करा दी थी। देन उसके बाद हमारे अलग अलग जो फिगर आउट होते हैं, जितने भी फिगर थे, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट थे हमारे, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उनमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया कैसे लर्न करना है, कैसे आपको फिगर देख के पता लगाना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा और किस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। वो जो मैंने अब तक आपको कराया है ना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले तो भागकर वो देख कर आइए वीडियो, क्योंकि जब तक आप लोग वो नहीं देखेंगे ना, ये डेफिनेटली श्योर है कि आज का कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छे से करना है तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना होगा उस टॉपिक से जो मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी चैनल पे मतलब न्यू आए हैं और अभी तक उन्होंने नहीं देखा है, तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप पहले जाकर उसको देख कर आइए। दूसरी बात, अगर आप उन बच्चों में से जिन्होंने देखा है लेकिन आता कुछ नहीं है, सिर्फ देखा है, हाँ ये है, मैं माइंड में से एक बार निकाल लिया है, बेटा तो भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने लास्ट वाली जो वीडियो थी वो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि जितने भी फिगर होते हैं सबका एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोजीशन सबकी अलग अलग होती है। अगर आपको वही नहीं आता होगा तो सिंपल सी बात है, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, है ना। ये वाली बात थी। एंड जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप लोगों को एक बार सीरियस होके जो मैं टॉपिक आपको कराने वाली हूँ ना, ये आपको समझना है, ठीक है। अपनी पेन और नोटबुक रख लीजिए अपने पास में। एक बात और, जो आज का काम मैं आपको कराने वाली हूँ ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल है। थ्योरेटिकल मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ, थ्योरेटिकल हमारा जितना था मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं किया है, डेफिनेशन नहीं सीखी है, वहां से पक्का आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी, तो प्लीज जाकर पहले उसको कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज मैं आपको कुछ अलग सा कराने वाली हूँ। अलग सा इन द सेंस कि आज मैं आपको दो चीजें यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो आज मैं आपको थ्योरेटिकल कुछ बातें बताने वाली हूँ जो कि आपका अपने आने वाली जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि घर पे मम्मा कुछ बना रही है, मान लीजिए आपकी कोई छोटी सिस्टर है, ठीक है, उन्होंने नया नया कुकिंग करना शुरू करा है। ऐसा तो नहीं है ना कि बस एक बार में किचन में घुस गई और पूरा इंग्रेडिएंट लेकर बस शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता है। पहले मम्मा बताती हैं या फिर वो यूट्यूब पर देखती हैं कि अच्छा इंग्रेडिएंट को ऐसे मिक्स करना है, ऐसे रेडी करना है ना। पहले तैयारी करती है, माइंड में सोचती है अच्छा मेरे को पहले ऐसा करना है। ऐसा तो नहीं है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मान लीजिए आप ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया, ब्रेड अलग डाल दिया, ऊपर से बेसन अलग डाल दिया। ऐसा तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेड के पीसेस जो आप ब्रेड ले रहे हैं उसके पीसेस करने के बाद, उसमें मसाला लगाने के बाद, उसको जो पेस्ट होता है बेसन का उसमें ऐसे मिक्स करके और फिर डालते हैं ऑयल में। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने ब्रेड ले लिया, बेसन ले लिया और बस सब कुछ एक साथ डाल दो। ऐसा नहीं होता है। तो सेम ऐसा ही हमारा पढ़ाई के साथ होता है। पढ़ाई कुछ अलग से नहीं होती है, सेम ऐसा ही होता है कि आपको पहले थोड़ा सा प्रोसेस जानना होता है कि अच्छा ये काम हमें ऐसे करना है। आज जो मैं आपको न्यूमेरिकल करा रही हूँ ना, उस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल चीजें आपको समझा रही हूँ जो आपको अपने माइंड में जरूर बैठा कर रखनी है। अदरवाइज फिर सब कुछ बाहर है, समझ से भी बाहर है। और आपकी बस समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। कौन से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट याद रखते हैं ना तो लाइफ टाइम फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये ऐसे करना था, ऐसे करना था। फिर आप कभी भी कोई भी, अगर आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपका कोई छोटा जो आपका जूनियर है वो पूछेगा ये क्वेश्चन बताना समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे निकाल के दिखा दोगे। तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। एक बात मैं और बता दूं, जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकालना सीख रहे हो ना, ये आपका प्रैक्टिकल वे में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करोगे ना जहां पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये तो पक्की बात है। आप कुछ भी काम कर लेना, बहुत सारी, क्योंकि सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। आप चाहे मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आप कुछ भी हो, चाहे आप सिविल से ही क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं इन चीजों की जरूरत होगी। इसीलिए तो आपको ये कराया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर कर लीजिए, अपनी पेन कॉपी साथ में रखना और पॉइंट को ना माइंड में, दिमाग में बस अपना बैठा के चलना। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम।
भाई सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो मैंने एक बात कही थी कि जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं ना, वो एक्चुअल में हमारा जो एक्सिस होता है विच परपेंडिकुलर, जो हमारे 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, उनके इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं हमारे 3, एक्स वाई जेड। आप कोई भी 2 ले लो, जरूरी नहीं है मैं एक्स वाई ले रही हूँ तो आप एक्स वाई लेंगे, आप वाई जेड लो, आप जेड एक्स लो, वो आपकी खुद की पर्सनल है, कुछ भी ले सकते हो, तो वो इंडिपेंडेंट होती है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, मान लीजिए, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल। भाई अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा। कैसे निकालना सिखा रखा है, तीनों साइड से एक एक ऐसे लाइन लेकर आओ, जहां पर भी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर यहाँ पे एक्सिस देखोगे तो एक्सिस ऐसे निकल कर आता है इसका, ये इसका होता है वाई, ये उसका होता है एक्स और ये होता है जेड। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बता रखा है ना कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर ये एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में भी 90 का एंगल है, इसके बीच में भी 90 का एंगल है और इसके बीच में भी 90 का एंगल है। अब आधे बच्चे देख के कह रहे होंगे मैम इसमें तो नहीं है 90 का तो परपेंडिकुलर ही ऐसा होता है, ऐसा करके ऐसा करके। मेरे बच्चे, अगर आप लोग 3D को ऐसे अपना पेन कॉपी पे या फिर अपना ऐसे दिखा सकते हैं ना तो क्या ही बात थी। आप 3D को ऐसे नहीं देख सकते हो, ये आप मतलब ये समझ के चलो कि चीज हवा में लटक रही है स्पेस में ऐसा करके, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब मेरे हाथ को देखो, देखो ये यहाँ पे 90, इसको देखोगे तो ये भी 90 होगा, और जब इन दोनों को देखोगे तो 90 होता है, तो ये 90 ही होता है। तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना इंडिपेंडेंट होता है, तीनों में से कोई भी 2 ले लो, क्योंकि भाई तीनों के बीच में एंगल है। चाहे आप वाई जेड लोगे तो भी 90 आएगा, वाई एक्स लोगे तो भी 90 आएगा, और जेड एक्स लोगे तो भी 90 ही आएगा। तो आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो अपने मन को शांति दे लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, मे बी जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आता है, तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई क्या आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है क्या वो आपका किसी पे डिपेंडेंट होता है, क्या आपका मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट होता है उस पर, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं, वो इंडिपेंडेंट होता है। समझ गए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई मीन टू से नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द पोजीशन, ये मैंने जो डैश डैश किया हुआ है इसका मतलब कि ऊपर वाली लाइन ही सेम है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन फिक्स्ड, यानी कि जैसे मेरा ट्रायंगल है तो इसकी ये बिल्कुल एकदम फिक्स रहेगी, लेकिन कब तक, इन रोटेशनल मोशन, व्हाइल द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज इन लीनियर मोशन। अगर वो रोटेशनल मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीधी जा रही हूँ तो मे भी चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहा है ना व्हाइल द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होता है ये, जब हम ऐसे चल रहे होते हैं ना, लाइन में चल रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो उसको लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो अगर आपका रेक्टिलिनियर मोशन है ना तो मे बी चांसेस होते हैं कि भाई आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो आपका रोटेटरी मोशन है, अब ये रोटेटरी क्या होता है, रोटेट करने वाला, घूमने वाला, सो अगर ये रोटेटरी मोशन है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो आपका फिक्स्ड ही होगा, क्योंकि रोटेटरी मोशन हमेशा एक पॉइंट के अलोंग मूव करता है। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, आपका जो रोटेटरी मोशन होता है वो एक पॉइंट के अलोंग मूव करता है। तो अगर वो एक पॉइंट के अलोंग मूव कर रहा है दैट्स मीन वो उसका सेंटर है, और अगर वो एक ही जगह मूव करे जा रहा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, फिक्स्ड। समझ में आया। सो साथ साथ दोनों पॉइंट नोट कर लेना, फर्स्ट पॉइंट एंड हमारा सेकंड पॉइंट। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इतना मुश्किल नहीं था, बहुत इजी है। पहला कहता है कि नहीं भाई हमें कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, एक्स लो वाई लो जेड लो तुम्हारी मर्जी। सेकंड जो वाला बोलता है कि अगर तुम सीधे सीधे चलोगे ना तो हम सीधे रहने वाले बंदों में से नहीं है, ठीक है, हम तो चेंज हो जाएंगे। अगर तुम सीधे चलोगे हम चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम एक ही जगह घूमोगे ना तो हम लोग चेंज नहीं होंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है द मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम। भाई अगर आपका ये जो है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपका क्या नहीं हो रहा है, अगर आपका ट्राइंगल एक ही जगह है, आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स है।
कांस्टेंट है। लेकिन मान लो आपने इसको ऐसे धक्का लगाया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने इसके साथ छेड़छाड़ की, तो भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो हिलेगा ना। मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, पहले ये ऐसे था, मैंने इसको धक्का दे दिया तो ये ऐसे हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ था, देखो यहाँ था ना, जब ये ऐसे था तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे या फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऐसे चुपचाप नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा अपनी बॉडी के साथ। समझ गए ये चीज? क्या आपको ये छोटी चीज समझ में आई? थर्ड वाला पॉइंट समझ में आया? एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में एक बार में ही बैठ जाना चाहिए जो मैं आपसे समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, आई होप सो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इतना मुश्किल भी नहीं था यार, बहुत इजी पॉइंट है। ठीक है, तो कब तक चेंज नहीं होगा आपसे, ये मान लो मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाकर दे दूं आपसे कि कब तक आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वो जब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, आप ऊपर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा देते, तब तक वो आपका क्या रहने वाला है, वो आपका सेम रहने वाला है। एक बार देख लीजिए थर्ड पॉइंट तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन उसके बाद मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट है वो मैं आपको कराना शुरू करा दूंगी। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो क्लियर ही होगा, क्योंकि मैं समझाऊं और समझ में ना आए तो फिर इसमें तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बता देना। अगर आपको मान लीजिए कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप वीडियो की लेंथ देख लिया करो कि हमें 11 मिनट मतलब 11 मिनट 24 सेकंड पर ये प्रॉब्लम आई थी, तो आप टाइम डाल के और नीचे मुझे अपना दे सकते हैं, कमेंट करके बता दो कि हमें ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि आप बता नहीं सकते, शिकायत करो भाई, डाउट भी आपके लेंगे, डाउट ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि मोस्टली डाउट ही होते हैं सबसे बड़े डाउट है जो आपको ड्रीम को किल करने में सबसे बड़ा काम करते हैं। आप सपने लेके बैठे हो अपना बढ़िया एकदम, हम तो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे एकदम 90% के साथ, लेकिन अगर बंदे को डाउट रह जाता है ना, वो डाउट वहीं उसको 60 पर लाकर डाल देता है। तो डाउट लेना जरूरी है, आप अपना डाउट जरूर दें अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो हमें कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। सुनिएगा ध्यान से, एक्सटर्नल जो फोर्स कह रहा है ये, वो अगर जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है कि तीनों मतलब हर तरफ से फोर्स सेम है। भाई एक बात बताओ, मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है, कोई आया और मुझे यहाँ इधर से धक्का देगा तो मैं इधर गिर जाऊंगी, और अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ कोई इधर से धक्का देगा तो मैं इधर गिर जाऊंगी, कोई पीछे से धक्का देगा तो मैं आगे गिरूंगी, और आगे से धक्का देगा तो पीछे गिरूंगी। लेकिन अगर मेरे इधर 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 और इधर सेम टाइम पर वो मुझे धक्का दे, इधर का भी इधर धक्का दे रहा है, इधर का भी इधर, आगे का पीछे धक्का दे रहा है, पीछे का आगे, तो क्या मैं हिलूंगी? बताओ मुझे। नहीं हिलूंगी, क्योंकि एक दूसरे का फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा। ये वाला इधर धक्का देगा, ये वाला इधर, दोनों का जीरो, आगे वाला पीछे देगा, पीछे वाला आगे देगा, दोनों का जीरो, तो सिस्टम का टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर ये फोर्स आपका जीरो है तो समझ जाइए आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपने मस्त रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, कोई भी उसका जो पोजीशन है वो कुछ भी चेंज नहीं होने वाली। ये चीज समझ में आई? इजी है पक्का। मैंने 4 के 4 पॉइंट्स आपको करा दिए हैं, तो जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे पॉइंट डाल करके यहाँ पे मैम समझ में नहीं आया, बहुत कोशिश कर ली हमने तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं, हम आपकी शिकायत को भी सॉल्व कर देंगे। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। ओके डन, ग्रेट। सो मैम अब क्या करना है? अब आप रेडी हो, अब आपने देख लिया है कि आपके पास इंग्रेडिएंट सारे हैं, मतलब अब आपको कुकिंग करना सिखाऊंगी मैं, मजाक कर रही हूँ, मुझे ही नहीं आती। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट सब रेडी हैं, हम लोगों को बस चूज करना है कि कौन से वाला इंग्रेडिएंट किस टाइम डालना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? ऐसा थोड़ी ना है मम्मा जब छोंक लगाती हैं तो ऐसा थोड़ी ना सब्जी बन गई उसके बाद मम्मा प्याज डाल रही हैं, ऑनियन डाल रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, टाइम टू टाइम सारी चीजें डलती हैं। बस वही सेम चीज हमें करनी है। सब कुछ रेडी है, सब रेडी है, बस अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे क्या करना है और किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे।
सो भाई बात अब ऐसी है, अब हम लोग करने वाले हमारा न्यूमेरिकल, इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल है और मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी के साथ ये कह सकती हूँ 3 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल आपको पक्का मिलेगा, रखा मिलेगा। और मे भी ऐसा भी हो सकता है प्रैक्टिकल के टाइम पे या फिर आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है इंटरव्यू के टाइम पे कि मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जरा बताना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। भाई आपने डिप्लोमा किया है, कुछ तो आता होगा, बना के दिखाओ, क्या करोगे उस टाइम पे। तो डोंट वरी, आपकी इस टेंशन का सॉल्यूशन खत्म है, मतलब सॉल्यूशन कर दूंगी मैं, टेंशन खत्म है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg। भाई हमारे पास 4 पार्टिकल है और चारों का मास 1 kg है। वाओ, ठीक है, मान लिया। आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही चीज पकड़नी है कि आपको दिया क्या है। तो अब सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई हमें तो ना स्क्वायर दिया है, ठीक है भाई हमें स्क्वायर दिया है तो हमें सबसे पहले स्क्वायर पे फोकस करना है। चलो तो फिर अगर हमें स्क्वायर पे ही फोकस करना है तो सबसे पहले स्क्वायर को ही पकड़ो, क्योंकि भाई देखो हमें अगर स्क्वायर के लिए बोला गया है तो हमारा फोकस भी स्क्वायर पे ही होना चाहिए। इसका मतलब आप इस चीज को जरा एक बार नोटिस करके देखो वो क्या कह रहे हैं। 4 पार्टिकल चारों के चारों बैठे हैं आपके स्क्वायर के कोने पे, ठीक है, देख रहे हो ना आप क्वेश्चन को देखो, 4 कोने पे स्क्वायर के 4 कोनों पर पार्टिकल्स बैठे हुए हैं और सबका मास भी सेम है, ठीक है। सो कह रहा है उनकी जो साइड है वो 1 मीटर है। एज शोन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। स्क्वायर बना लो, स्क्वायर बनाना आता है, स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है, ए। तो भाई ये मैंने बना लिया स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रही हूँ। एक बात और, जरूरी नहीं है यहाँ स्क्वायर ही आए, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजम कुछ भी आ सकता है, वो सीख लेना। तो उसने कहा कि हर एक कोने पे एक पार्टिकल है। लो भाई मैंने एक पार्टिकल भी रख दिया, नाम भी रख दें इसका, चलो नाम रख देते हैं ABCOD, मैंने नाम भी रख दिया। हमारा दूसरा काम होता है कि हम उसको एक्सिस दें। तो देखो भाई एक्सिस हम 2 तरह से देते हैं। ऐसे ये होता है हमारे एक्सिस देने का काम, यानी कि जो एक्सिस होते हैं ना, जैसे कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये हमने एक्सिस दे दिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, हम इसमें जेड तो दे ही नहीं सकते, जेड के लिए मुझे इधर लाइन खींचनी पड़ेगी जिसका फायदा नहीं है। लेकिन मैं इधर ऐसा करके इसको वाई नाम दे सकती हूँ और ऐसा करके मैं इसको एक्स नाम दे सकती हूँ। यानी कि मुझे कोई भी 2 एक्सिस लेने थे, मैंने ये 2 एक्सिस ले लिए। छोटी सी बात आपके पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बताओ मुझे कि मैंने एक्स और वाई ही नाम क्यों रखा और किस तरह से नाम रखा है और क्यों रखना पड़ा है मुझे। क्या आपको ये छोटी सी नन्ही सी बात समझ में आई? मैं दोबारा बता देती हूँ सिंपल वे में। भाई हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक वाई एक जेड। जेड जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, तो इधर में अगर मैं मान लो ले भी लूं, इधर में ले भी लूं तो क्या करूंगी मैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ y और x पोजीशन में ही ले लेंगे हमारा x और y। क्लियर? इतनी सी बात हमारी क्लियर हुई? वाह ग्रेट। अब इसमें एक बात क्या कही गई है, इसमें एक बात बहुत अच्छी बोली गई है। इसमें बोल रहा है ये, मान लीजिए मैं इन पॉइंट का नाम दे दूं, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है ठीक है, ये करो सबसे पहले। अगर आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्क्वायर के लिए कैसे निकालते थे भाई, स्क्वायर का डायगोनल होता है, ये मैंने मिला दिया इसका डायगोनल। ऐसे ही करते थे, यस और नो? नहीं पता नहीं आता तो अपना भाग कर जाओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने पूरा कराया है। एक जो डायग्राम है ना, मैंने एक डायग्राम का एरिया निकालना बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना बताया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना बताया, सबका सब बताया। तो देखो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप मेहनत से नहीं बच सकते और आप इस तरह के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना नहीं आता तो देखो इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो निकालना आना ही चाहिए। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज 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 बी सीरियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यहाँ पे, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब ध्यान से देखना जो चीज मैं करने वाली हूँ, यहाँ पे बोला है कि साइड जो है ना वो हमारी 1 मीटर है। भाई तो स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है, तो भाई ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? पक्का सेम होती है स्क्वायर की। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है,
जरा इसको मिलाना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक अलग स्क्वायर बन के आ गया। तो ये जो स्क्वायर बन के आया इसकी साइड क्या हो गई, ये 1 था ना, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, तो इसका हाफ क्या होगा 0.5। तो ये आपका 0.5, ये आपका मतलब ये वाली साइड आपकी 0.5, ये वाली साइड आपकी 0.5 और ये वाली साइड आपकी 0.5। अब वो भाई इसको देख लो, मैंने ये 0.5 किया तो किया क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ली है, और बीच में से लेने के बाद जब मैंने इसकी दोनों साइड देखा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी हाफ हाफ पे आ रही थी, पूरी की लेंथ 1 थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैंने दोनों तरफ से मिलाया और मैंने देखा कि भाई इसका पॉइंट तो 0.5 आ रहा है। समझ में आई इतनी सी बात। अब जो मैं करने वाली हूँ ना, ये आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने पे मजबूर कर लेगा। ठीक है, देखो टोटल लेंथ कितनी है 1, यहाँ तक कितनी है 1, ठीक है, ये पूरी भी 1, ये पूरी भी 1, ये पूरी भी 1। तो भाई किसी भी चीज का ओरिजिन क्या होता है 0 0, यस और नो, इतनी बात तो बताओ मुझे। किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन क्या होता है 0 0, ठीक है मान लिया। आगे की तरफ चलो, यहाँ पे आपके y की वैल्यू तो 0 है इस लाइन पे, भाई ये आपके एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका 0 0, ये आपका y और ये आपका x। क्या आपको इतनी चीज नहीं पता कि इस पॉइंट पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू 0 और y की कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और 1। जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, मैं बता देती हूँ, x हमेशा आगे लिखते हैं, y हमेशा बाद में लिखते हैं, इसलिए मैंने पहले 0 लिखा है, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है, y पे y 1 होगा। अगर मान लो इस टोटल की लेंथ 2 होती तो y की वैल्यू 2 हो जाती। चीज समझ में आई, वेरी गुड। अब दूसरी तरफ आओ, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि y तो ऊपर है, x एक्सिस पे y की क्या वैल्यू 0। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर x तो आपका क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पूरी की लेंथ 1 है, और y आपका आ जाएगा 0। और भाई ये जो पॉइंट है, यहाँ पे y की भी कुछ ना कुछ हाइट है और x की भी कुछ ना कुछ हाइट है, तो यहाँ पे आपका होगा 1 and 1। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सॉल्यूशन में the coordinate axis of the sphere is 0 0 0 1 1 0 and 1 1। यस और नो। आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कैसे भाई, ए पॉइंट पे कितना है आपका, ए पॉइंट पर है आपका 0 1, बी पॉइंट पे है आपका 1 1, सी पर है आपका 1 0 एंड डी पर है आपका 0 0, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है। क्लियर, ये चीज रिप्रेजेंट करनी है आपको। देखो भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लोगे उतना अच्छा है, कि डायग्राम ज्यादा जरूरी है। डायग्राम नहीं आया ना समझ में तो भाई 0 0 है, फिर 0 पूरा समझाना मेरा सब कुछ 0। अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आया, एक डायग्राम सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने क्यों बनाया, क्यों हाफ किया, क्यों कैसे किया, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। बार बार रिपीट करोगे तब समझ में आएगा। ये मैंने ABCD कहाँ से निकाले, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको ना रटना ही पड़ेगा, और रटने से आपको पता है एग्जाम तो क्लियर कर सकते हो लेकिन जॉब नहीं मिल सकती। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये पूरा का पूरा चीज क्लियर हुआ आपको कि किस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस रखे। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम क्लियर करना है, देन उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सिंपल, इतना कहाँ मुश्किल है, पता नहीं क्या मुश्किल लग रहा है, इतना कहाँ मुश्किल है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे ये है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो पहली वाली है वो x की वैल्यू और जो बाद वाली है वो y की वैल्यू। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको सिखाया था कि ये x y की वैल्यू है, याद है, कुछ थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके मैंने एक डायग्राम बनाया था कि ये x1 है, ये आपका y1 है, ऐसा ऐसा करके। सेम काम यहाँ पे करना है। तो भाई हमारा x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0 और x2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। देखो ये 1 रहा,
x3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 और x4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। समझ में आई तीसरी चीज। y निकालो, y1 हो जाएगा हमारा 1 एंड y2 हो जाएगा हमारा अगेन 1 और y3 हो जाएगा हम लोगों का 0 और y3 हो जाएगा हम लोगों का 0। तो x निकल गया, y निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप फटाक से आंसर निकाल लोगे। तो सबसे पहले तो अपनी पेन कॉपी लो, इतना समझो, डायग्राम को बार बार बना कर देखो। जब तक डायग्राम ना बने ना, इसके आगे का करना मत, अगर रियल में चाहते हो चीजों को सीखना तो सबसे पहले डायग्राम निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो और ये वैल्यू जो मैंने निकाली है ना, ये निकाल के देख लो कि आपसे ये वैल्यू निकल रही है एक्स वाई सॉरी। तो जब हो गया ना हमारे ये, तो आप देखते हैं हमारे इसका आगे हमें क्या करना है। बहुत इजी सा काम रह गया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने सच्ची में समझ में आया ना, अगर आपके समझ में आया है तो ठीक है। सॉरी। सो देखो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए भाई इस y की वैल्यू और इस जो हमारा ये x है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल से तरीके से निकल जाएगी। इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है। ये मैं नहीं लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, आप लिखेंगे। तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4। क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू अभी x4 तक है, तो आप x4 तक लेंगे। अगर एक्सटेंड होती है आगे जाती तो आगे कर लो, या कम है तो कम ले लो, डिपेंड करता है। डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 एंड m4। अब ये m1 m2 m3 है क्या, तो थोड़ा सा ऊपर चलिए। यहाँ पे देख रहे हो ईच ऑफ मास 1 kg, क्योंकि साइड का तो हम ऑलरेडी कर चुके ना यूज। साइड हमें बोला 1 है, तो 1 का हमने हाफ ले लिया 0.5। समझ में आया, ये चीज समझे आप लोग। सो m की वैल्यू है 1। अब हमें क्या करना है, बहुत छोटा सा सिंपल सा काम है। m की वैल्यू x1 x2 x4 की वैल्यू उठा के रख दो। देखो कैसे होगा, m1 1 है और x1 की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0 प्लस m2 अगेन 1 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, m3 की वैल्यू अगेन 1 और x3 की वैल्यू हमारे पास अगेन 1 प्लस m4 भी 1 ही है और x4 है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 m4। यहाँ पे बोला है ना ईच ऑफ मास, सबका मास 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1। तो देखो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 1 से करोगे 1, 1 को 1 से करोगे 1 और 0 के साथ करोगे तो 0, और नीचे क्या है 1 2 3 और 4, तो ये हो गया आपका 4। तो जरा देखना 2/4, तो 2/4 और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.5। तो आपका x आ गया 0.5। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो मुझे बता दीजिए, मैंने बहुत इजी वे में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया है, तो आप एक बार दोबारा से करके देख सकते हैं। और ये चीज अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, तो मैंने समझाया था कि हमेशा जब भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूले लिख रहे हैं तो उसको बॉक्स में बंद करना ना भूलें। तो ये बॉक्स में जरूर बंद कर दें आप। ये हमने क्या किया है, हमने फॉर्मूला रखा है हमारे x का, यानी कि कैपिटल X को फाइंड आउट करने की वैल्यू m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4। नीचे डिवाइड कर दिया सबके मास से, सबकी वैल्यू को पुट किया और आंसर आ गया। अब ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास हमारे x की। अब निकालते हैं हमारी वैल्यू y की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई होप के ये वैल्यू आप खुद भी निकाल सकते हैं, सिंपल सी है ना। फॉर्मूला बता देती हूँ मैं, चलो कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो y निकालना है हमें। y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, y की वैल्यू हमारे पास होगी y1 m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 एंड y4, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका m1 m2 m3 एंड m4। ये चीज समझ में है। देखो सेम टू सेम एक्स वाले जैसी, सिर्फ एक्स की जगह वाई किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया। कितना सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, है ना, इजी है ना। तो ये चीज हो गई हमारे पास।
सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। तो भाई m1 की तो भाई 1 ही है हमारी, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की है 1, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे m2 अगेन 1, y2 अगेन 1, प्लस m3 1, y2 ये y3 आपका 0 है, और m4 आपका कितना है 1 है, और y4 आपका 0 है, और नीचे तो भाई 1 1 1 1 1 ही आएगा, 1 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो अगेन आपके y की वैल्यू आ गई है 2/4, और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो रहा है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन पूरा आपका 3 मार्क्स में इजीली आपका फाइनल एग्जाम्स में मिल सकता है। इजी है कि नहीं है पहले मुझे ये बताओ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको डायग्राम अगर समझ में आ गया ना। तो आपने देखा कि एक्स पे हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, समझो इस चीज को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, यहां से मेजर करोगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी 0.5, और यहां से मेजर करोगे तो तुम्हारा x की वैल्यू कितनी 0.5, तो वही तो आई है 0.5 0.5, जो हमने पहले बोल दिया था कि ये वैल्यू हमारी जब हम 1 को हाफ करेंगे तो 0.5 हाफ पर ही जाएगी, है ना। इजी, देखो जरा इस चीज को। तो पूरे एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करो, बुक में अपना जो फाइनल मतलब आप जो नोट्स प्रिपेयर करते हो वो नोट्स तो आपको बनाने ही है, उसकी तो बात ही क्या है ना। तो वो तो आपको करना ही है, वो तो करना ही है हमें। सो अब यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है आपको, और यहाँ तक आपको फिनिश कर देना है। आसान था। अब जल्दी से आपका काम क्या रहेगा, अपनी रफ नोटबुक लेनी है, सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, और क्वेश्चन को लिखने के बाद आप खुद उस चीज को करके देखोगे विद डायग्राम कि आपको ये चीज समझ में आती है या नहीं। क्योंकि देखो ये तो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला रखा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, कितना इजी था। लेकिन मेन यहाँ पे अटकते हैं बच्चे कि डायग्राम कैसे बनेगा। और भाई समझ लो इस चीज को, 1 मार्क आपको मिलेंगे यहाँ एक्स की वैल्यू निकालने के, 1 मार्क मिलेंगे यहाँ वाई की वैल्यू निकालने में, और पूरा 1 नंबर आपका इसका है। समझ लीजिए इस चीज को कि ये 1 नंबर आपका खुद का इस डायग्राम का है, जब जाकर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सो आपको आज का ये जो मैंने क्वेश्चन कराया, ये मैंने धीरे धीरे इसीलिए कराया ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। जरूरी नहीं है यहाँ आपको स्केयर भी हो, वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ही नहीं, मैं आपको जरूर कराऊंगी। बाकी के जो हमारे जो मतलब हमारे दूसरे फिगर है ना, वो भी मैं आपको कराऊंगी, अदर एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी। तो इस बात की तो आप टेंशन मत ही लो कि आपको मतलब कुछ नहीं आएगा, कैसे करेंगे, कैसे होगा, सारी चीजें कराऊंगी। तो बेफिक्र होकर अपना प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी अभी नया नया हमारे चैनल पर आया है, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, क्या आप बाकी के निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको जो कराऊंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना जो प्रिपरेशन है वो करना इस क्वेश्चन की, और दूसरी बात नोट्स बनाना मत भूलना। आज का काम अभी इसी वक्त पूरा करना है, कल के ऊपर नहीं डालना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक पहले जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वीडियोस हैं वो अगर आपने मिस कर दिया, नहीं देखे, तो कृपया करके वो देख लीजिएगा, बहुत यूजफुल है बच्चे, बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले में, तब तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और चलिए तो फिर आज के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय बाय।